हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज विकास मिश्रा एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं कुछ कॉमन एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस को। ठीक है, कौन से क्वेश्चंस को? आज हम लोग देखेंगे कॉमन एरर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो आते हैं आपके एग्जामिनेशन में, और उन्हें सॉल्व कैसे करेंगे, इस चीज़ की जो ट्रिक्स हैं, टेक्निक्स हैं, कैसे आप उनको फॉलो करेंगे, कैसे आप उसकी लॉजिक को अप्लाई करेंगे, एवरीथिंग इन डिटेल आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो। ओके, सो लेट्स गो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम एंड here is note is saying it is not responding but however it manage। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, here is the question number first। कॉमन एरर, मैंने आप लोगों को देर आर मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज in English grammar, there are many patterns also, and common error is one of them, common error is one of them। So today we will learn some important tricks and some important logics by solving this question। सो देखिए, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि नाइदर द सैलरी नॉर द वर्क एटमॉस्फेयर वर गुड इन दैट ऑफिस। देखो, ये जो सेंटेंस है, इसमें एक यूज किया गया है पेयर कंजंक्शन, नाइदर। और प्यारे बच्चों, ये जो नाइदर ना होता है, इसके साथ में हमेशा नॉर आता है। क्या आता है? नॉर। whenever you will see neither as pair conjunction, then you will use nor for this pair, and same is with either। either के साथ में क्या होता है? तो either के साथ में आर। ऐसे not only के साथ में, not only के साथ हमेशा but also। ठीक है, ऐसे no sooner लिखा हुआ होता है, तो नो सूनर के साथ में हमेशा क्या आता है? तो नो सूनर के साथ हमेशा आता है देन। ठीक है, तो हेयर इज सम पेयर कंजंक्शंस एंड नाइदर नॉर इज वन ऑफ देम। ओके, तो देखते हैं। तो देखिए, नाइदर के साथ में नॉर आया है, एंड कंजंक्शंस ऑलवेज कनेक्ट्स टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस, टू क्लॉजेस, टू सेंटेंसेज, व्हाटएवर इन अ सेंटेंस। ये क्या करते हैं कि दो सेंटेंस, वर्ड्स, क्लॉज, इन सबको कनेक्ट करने का काम है, जो करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन। तो यहाँ भी कंजंक्शन कनेक्ट करेगा। तो देखो, यहाँ पे ये हो गया द सैलरी। सैलरी क्या हो जाएगी? सब्जेक्ट नंबर वन। नॉट द वर्क एटमॉस्फियर, तो ये जो द वर्क एटमॉस्फियर है, ये क्या हो जाएगा? ये सब्जेक्ट नंबर टू। तो देखिए, यहाँ पे ये जो नाइदर और नॉर है, ये दो चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं, एक द सैलरी को और द वर्क एटमॉस्फियर। तो कहा जा रहा है ना तो सैलरी और ना ही वर्क एटमॉस्फियर, मतलब जो वहाँ काम करने का वातावरण है, वर गुड, अच्छे थे, इन दैट ऑफिस, मतलब उस ऑफिस में ना तो सैलरी अच्छी मिलती थी, ना तो वहाँ पे काम करने का वातावरण अच्छा था। ठीक है, यही कहा जा रहा है। अब इसमें हमको क्या करनी है? एरर फाइंड आउट करनी है। तो जब भी आप लोग इस टाइप के एरर को फाइंड आउट करना स्टार्ट कीजिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान क्या देना है? तो सबसे पहले आपको पेयर पे ध्यान देना है। तो देखो, नाइदर के साथ पेयर क्या आना चाहिए? नॉर, जो कि आया है। अब ये फर्स्ट और ये सेकंड, देखो इसमें क्या है कि जब भी इस टाइप का सेंटेंस कहीं मिले, जब भी आपसे पेयर कंजंक्शन वाला क्वेश्चन कहीं पूछे, तो अब ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आएगी। अब चूंकि देखो, यहाँ पे एक सब्जेक्ट ये हो गया, एक सब्जेक्ट ये, तो अब यहाँ दिक्कत आती है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट किसको मान के वर्ब किसके अनुसार लगाई जाए। तो इस केस में जब ये पेयर वाले आते हैं, खासकर ये तीन पेयर, तब इस केस में वर्ब हमेशा सेकंड वाले के अनुसार प्रयोग की जाती है। तो यहाँ सेकंड वाला आपने देखा लिखा द वर्क एटमॉस्फियर, और ये क्या है? सिंगुलर है, तो यहाँ वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो वी विल रिप्लेस वर्क विथ वाज, हम इसको हटाएंगे वर्क को, और वर्क के स्थान पे क्या लिखेंगे? वाज। तो इस प्रकार से इसमें थ्री वाले पार्ट में एरर दिया हुआ है। क्लियर है बातें? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अगला देखिए, लिखा ही ऑलवेज, एक्चुअली होना चाहिए ही ऑलवेज वांट टू गेट द बेस्ट ऑफ द फैसिलिटी वेदर ही डिजर्व इट और नॉट। कह रहा है कि वह हमेशा चाहता है टू गेट द बेस्ट ऑफ फैसिलिटी,
मतलब सबसे अच्छी सुविधाएं हमेशा चाहता है, वेदर ही डिजर्व्स इट और नॉट, भले ही वह इसके लायक हो या ना हो, मतलब चाहे वो इसके लायक हो या ना हो, लेकिन उसको फैसिलिटी बहुत अच्छी चाहिए। ठीक है, जैसे लोग कुछ होते हैं घर में ना, काम धाम कुछ नहीं करना है, सोचते हैं इज्जत सबसे ज्यादा मिले। ठीक है, ऐसे ही सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे हैं, पढ़ना लिखना एक अक्षर नहीं, लेकिन हैं किसी काम के नहीं, लेकिन किसी ऑफिस में जाए तो चाहते हैं कि जो आईएएस सामने बैठा मिले वो कुर्सी छोड़ के खड़ा हो जाए और उनको रिसीव करने आए। ठीक है, तो वही हालत यहाँ पे भी है। खैर चलिए हम लोग चेक करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हेयर इज ऑलवेज, ऑलवेज जो होता है ये एडवर्ब होता है। क्या होता है ये? एडवर्ब। ठीक है, देखिए ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, ही क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट है, और सब लोगों को पता है, और नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ कि जो ही होता है ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए। तो देखिए हम वांट लिखी है, और सबको पता है कि वांट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, एंड वर्ब फर्स्ट फॉर्म इज ऑलवेज प्लूरल। ये हमेशा क्या होता है? ऑलवेज प्लूरल, हमेशा प्लूरल होता है। अब बात आती है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल है तो सिंगुलर क्या होती है? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर हम यस या ईएस लगा देते हैं देन इट बिकम्स सिंगुलर। तो ये क्या बन जाती है? ये सिंगुलर बन जाती है। तो यहाँ पे वांट लिखा है तो वांट नहीं, क्या होना चाहिए? वांट्स होना चाहिए। तो इस प्रकार से इसमें फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। मतलब इसमें से आपको ये बताना है कि कौन से ऑप्शन में गलती है, तो इसमें फर्स्ट वाले ऑप्शन में गलती दी हुई है। आशा करता हूँ कि मेरी बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ऐसे देखो यहाँ पे ही लिखा है ऑलरेडी, आप देखो सेंटेंस में ही आपको आंसर मिल सकता है। इसीलिए कहा जाता है कभी कभी जब भी आपके सामने सेंटेंस आए, आपको थोड़ा कम समझ में आए, या चलिए ठीक है एकदम से समझ में नहीं आया, तो सेंटेंस आप 3-4 बार पढ़ो, सेंटेंस को आप 3-4 बार पढ़ो, एंड सेंटेंस इटसेल्फ गिव्स यू आंसर। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस होता है अपने आप ही आंसर दे देता है कभी कभी, समटाइम्स, नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स इट हैपेंस। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी ही लिखा है। अब देखो ही के साथ यहाँ डिजर्व्स लगाया है। डिजर्व्स क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑलरेडी यस या ईएस वाली फॉर्म है। तो आप यहाँ से भी इसको हेल्प ले सकते हो कि देखो यहाँ पे तो ही के साथ डिजर्व लगाया, फिर यहाँ पे ही के साथ में वांट क्यों लगाया? तो जाहिर सी बात है एरर है। तो अब जिसको रूल पता होगा वो समझेगा, वो जानेगा कि यहाँ एरर है। जिसको रूल नहीं पता होगा वो यहाँ भी एरर मार सकता है। पता चला इधर देखा कि वांट लिखा है, वो फोर्थ वाले ऑप्शन पे टिक करके चले आए। तो इसीलिए कहा जाता है लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। अधूरा ज्ञान क्या होता है? बड़ा खतरनाक होता है। तो खैर कोई बात नहीं है, हम आपको पूरा ज्ञान इधर देंगे। चलिए देखिए, अच्छा एक चीज और देखते रहिए। देखो ये वेदर लिखा हुआ है ना, तो वेदर के साथ में हमेशा पेयर के रूप में आर आता है और नॉट आता है। ठीक है, तो इसको भी जानते रहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। लिखा हुआ है इट डिपेंड ऑन हाउ दे टैकल दिस पॉलिटिकल इशू। कह रहा है ये निर्भर करता है कि वह इस राजनीतिक मुद्दे को कैसे टैकल करेंगे, कैसे सुलझाएंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इट सब्जेक्ट है, और डिपेंड क्या है? यहाँ पे ये वर्ब है। फिर यहाँ पे हमने लिखा देखा दे भी क्या है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नंबर ये 2 हो जाएगा। और ये जो टैकल लिखी हुई है, टैकल क्या है? यहाँ पे वर्ब लिखी हुई है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दे, सबको पता है कि ये जो ही, सी और इट होता है, ये क्या होता है? ये हमेशा इट ऑलवेज सिंगुलर। ये क्या होता है? हमेशा सिंगुलर होता है। लेकिन आई, वी, यू एंड दे, ये क्या होता है? ये हमेशा प्लूरल होता है। ठीक है, तो ये जब प्लूरल होगा तो यहाँ पे दे लगा है तो प्लूरल वर्ब आएगी। और आपने देखा जो टैकल लिखी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। एंड आई हैव जस्ट डिस्कस दिस कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है क्या होती है? प्लूरल। अच्छा देखो इट क्या मैंने बताया? इट सिंगुलर, तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। तो यहाँ डिपेंड नहीं, क्या होना चाहिए? डिपेंड्स। तो इट डिपेंड ऑन नहीं, इट डिपेंड्स ऑन होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला देखिए लिखा है बी लुक्स इनटू द वाटर एंड वर फ्राइटेंड एट द साइट। कह रहा है कि देखो इसकी जो ऐसे ही वर्बल मीनिंग है, पहले उस बात को समझो। तो इसमें कहा जा रहा है कि वी लुक्स इनटू द वाटर, हमने पानी में देखा, एंड और वर फ्राइटेंड, और डर गए थे, एट द साइट। ठीक है, अब देखो 3 वर्ड होते हैं साइट। एक वर्ड होता है SIGHT साइट, SITE साइट, और CITE साइट।
ये जितने शब्द लिखे हैं ये सब के सब क्या हैं, साइट हैं। एक वर्ड होता है CIT साइट, एक क्या है SIT साइट, और एक क्या है SIGST साइट। तीनों को हम बोलते हैं साइट। क्या बोलते हैं इनको, साइट बोलते हैं। ठीक, अब बात आती है कि ये जो साइट वाले वर्ड लिखे हैं इनकी मीनिंग क्या होती है। बोलने में तो सब बराबर हैं, तो ऐसे वर्ड्स जिनको बोलने में एक ही जैसे साउंड निकलते हैं उनको होमोफोन्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं उनको, होमोफोन्स। क्या बोलते हैं इनको, होमोफोन्स, मतलब एक ही जैसी आवाज। जैसे यहाँ देखो साइट साइट साइट, तो ये सब के सब क्या है, होमोफोन्स हैं। चलिए इनकी मीनिंग देखते हैं कि इनकी सबकी मीनिंग क्या होगी। आप लोगों ने सुना होगा कि जो क्या नाम है, ठेकेदार लोग होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर लोग होते हैं, क्या बोलते हैं, कहते हैं साइट पर काम चल रहा है। क्या बोलते हैं, साइट पर काम चल रहा है। भले से उनको ना पता हो कि इसमें से कौन सी वाली साइट, लेकिन इंग्लिश भर्राटेदार बोलते हैं। ठीक है, खैर कोई बात नहीं है, यू विल ऑल्सो स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, बट बिफोर दैट यू हैव टू फोकस योर लर्निंग। लोग कहते हैं ना, लर्निंग बढ़ा लो अर्निंग बढ़ जाएगी, then you will increase your learning, then you will speak fluently English। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। तो पहला जो साइट लिखा हुआ है, इस साइट मतलब होता है कोट। ये देखिए, ये बार बार जो लिख रहा हूं अपने आप मिट जा रहा है। इसका मतलब होता है कोट, QUOTE, और इसी कोट से बना है कोटेशन, QUOTATION, और इसी से कोटेशन से बना हुआ है साइटेशन। तो अब आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा ये क्या है ना। आप, कोट का मतलब क्या होता है, कथन होता है। क्या होता है, कथन। तो ऐसे साइट मतलब भी होता है टू राइट, मतलब कुछ लिखना, या फिर टू से कुछ बोलना। तो साइट मतलब क्या होता है, साइट मतलब साइटेशन, मतलब कथन होता है, कुछ लिखना या कुछ बोलना। अगला वर्ड देखिए लिखा साइट, इस साइट का मतलब होता है वर्क प्लेस। इसका मतलब क्या होता है, वर्क प्लेस मीन्स कार्यस्थल, और यही है वो कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार वाले लोगों का। ठीक है, जो साइट पे जाते हैं सब। और अगला लिखा है SIGST साइट, इस साइट का मतलब होता है दृश्य, मतलब विजन। इसका मतलब क्या होता है, दृश्य। ठीक है, जैसे लोग जाते हैं ना चश्मे की दुकान, बोलते हैं सर मेरा आई साइट वीक हो गया है, तब वो समझ जाता है दुकानदार कि यही वाला साइट। अब पढ़ा लिखा होता है तो, क्योंकि आधे दुकानदार नहीं जान पाते हैं ना, क्योंकि वो RBS क्लासेस से ये वीडियो नहीं देखे रहते हैं, इसीलिए। खैर चलो आते हैं टॉपिक पे। तो देखिए लिखा हुआ है वी लुक्स। अब देखो यहाँ पे वी लिखा हुआ है, एंड इन प्रीवियस क्वेश्चन आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हेयर वी इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, कि वी क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है। तो अगर वी प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगी, लेकिन यहाँ पे आपने देखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कौन सी फॉर्म है, यस या ईएस वाली फॉर्म है, और ये क्या होती है, सिंगुलर। तो इसको प्लूरल बनाने के लिए लुक्स नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, लुक। तो हो जाएगा वी लुक इनटू द वाटर एंड वर फ्राइटेंड एट द साइट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला देखिए लिखा है ही रिमार्क दैट देयर आर मेनी थीव्स इन बिग सिटी। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ सब्जेक्ट के स्थान पे ही, और देखो ही जो सब्जेक्ट है ये कैसा सब्जेक्ट होता है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। ठीक है, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। तो यहाँ ही रिमार्क नहीं, क्या होना चाहिए, ही रिमार्क्स। क्या होना चाहिए यहाँ पे, ही रिमार्क्स होना चाहिए। तो ही रिमार्क्स मतलब उसने टिप्पणी किया, दैट की देयर आर मेनी थीव्स। अच्छा एक चीज और देख लो, थोड़ा सा हल्का सा मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ यहाँ पे, एंड वी विल डिस्कस इट डिटेल इन लेटर। ठीक है, देखो एक शब्द होता है देयर। तो जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना, लिखा रहता है वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग। क्या लिखा होता है, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग। अब ये जो सेंटेंस लिखा होता है, बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि ये जो यहाँ पे वाज लगा हुआ है, ये किसके कारण लगा है, देयर के कारण लगा है, और देयर क्या है, सिंगुलर। नहीं,
प्यारे बच्चों, देयर के बाद में आने वाली जो वर्ब होती है, हमेशा इस वर्ब के बाद में आने वाले जो भी नाउन होते हैं या जो भी प्रोनाउन होते हैं, इनके ही अनुसार प्रयोग की जाती है। कहीं भी अगर आपको देयर के बाद में कोई वर्ब यूज करनी है तो हमेशा उस नाउन या प्रोनाउन के अनुसार प्रयोग की जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो नाउन था अ किंग लिखा हुआ था, और जो ये अ किंग लिखा है क्या है, सिंगुलर, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो यहाँ वर्ब भी कैसी आ जाएगी, तो यहाँ वर्ब सिंगुलर आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे आपने देखा लिखा देयर आर मेनी थीव्स। अब देखो ये जो मेनी थीव्स लिखा है प्लूरल है, और यहाँ पे जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसीलिए आने वाली वर्ब भी प्लूरल है, और यहाँ ही सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, इसीलिए यहाँ रिमार्क्स होना चाहिए। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अच्छा एक चीज देखो, इन बिग सिटी लिखा है ना, तो आप लोग ये सोचते हो कि सर इन मतलब में होता है इसलिए बड़े शहरों में के लिए हम यूज करते हैं, नहीं, एक्चुअली इनका प्रयोग हम बिग प्लेसेज के लिए यूज ही करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? बिग प्लेस के लिए यूज ही करते हैं। जैसे आप लोग बोलते हो ना आई लिव इन इंडिया, आप लोग क्या बोलते हो? आई लिव इन इंडिया। तो जैसे मान लीजिए आपने यहाँ इंडिया, इन इंडिया के साथ इन लगाया, तो इन एक्चुअली जो भी बिगर प्लेसेज होते हैं, बड़े स्थान होते हैं, उनके लिए यूज किया जाता है। लेकिन अगर उस छोटा स्थान हो, एक छोटा एक बड़ा, तो छोटे स्थान के लिए ऐड, जैसे हमने लिख दिया आई लिव ब्लैंक सिविल लाइंस ब्लैंक इलाहाबाद। अब ये सेंटेंस अगर हमने लिख दिया तो यहाँ पे कह रहा है, अब यहाँ पे दोनों जगह में होना चाहिए, तो आई लिव, मैं रहता हूँ सिविल लाइंस में, इलाहाबाद में, सिविल लाइंस में। तो इलाहाबाद जो है वो बड़ा स्थान है, और सिविल लाइंस इलाहाबाद के अपेक्षा छोटा स्थान है। तो जब दो स्थानों में आपस में डिस्कस किया जाए, तो जो छोटा वाला स्थान होता है उसके लिए एट, और जो बड़ा वाला स्थान होता है उसके लिए इन। तो हम लिखेंगे आई लिव एट सिविल लाइंस इन इलाहाबाद, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। लिखा हुआ है नन ऑफ अस वर एबल टू कंट्राडिक्ट व्हाट द स्पीकर वाज सेइंग पब्लिकली। देखिए कह रहा नन ऑफ अस, हम में से कोई नहीं, वर एबल योग्य था, टू कंट्राडिक्ट, कंट्राडिक्ट मतलब होता है किसी की बातों का खंडन करना, एक हिसाब से आप कह सकते हो विरोध करना। तो हम में से कोई भी विरोध करने के योग्य नहीं था क्या? व्हाट द स्पीकर वाज सेइंग पब्लिकली, जो कुछ भी स्पीकर पब्लिकली कह रहे थे, सार्वजनिक रूप से कह रहे थे। एक बात सुनो, देखो कभी कभी क्या होता है, जब आप एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं, देन यू सी कि एक ही लाइन का छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, एंड यू सॉल्व इट इजली without any hesitation, without any problem. But whenever the examiner gives a long sentence and the sentence consists 2 or 3 clauses, मतलब जब सेंटेंस में दो तीन छोटे छोटे और सेंटेंस होते हैं, देन इट क्रिएट्स प्रॉब्लम टू द स्टूडेंट्स, ठीक है। ये क्या होता है, बच्चों के लिए समस्या पैदा कर देता है, एंड दे वर फाइंड अनेबल टू डिसाइड वेयर इज द एरर। वो इस चीज के लिए फिर वहां पे डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि एरर वास्तव में कहाँ पे है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे देखेंगे, तो जब भी आपको मिले वेयर द सेंटेंस कंसिस्ट 2 और 3 क्लॉजेज, जहाँ पे सेंटेंस दो या दो से अधिक छोटे छोटे सेंटेंसेज को मिला के बना हो, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द वर्ब। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वहां पे वर्ब को खोजेंगे, वर्ब को फाइंड आउट करने के बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे एक वर्ब लगी है वर, और यहाँ पे दूसरी वर्ब क्या लगी है, वाज। एंड व्हेन यू विल फाइंड द वर्ब, ठीक है, तो वर्ब को फाइंड आउट करने के बाद में, बिकॉज वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, तो यहाँ पे वर्ब किसके अनुसार आती है, सब्जेक्ट के अनुसार आती है, देन वी विल फाइंड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो देखो यहाँ पे तो वाज आया है, वाज स्पीकर के लिए आया हुआ है, चूंकि स्पीकर सिंगुलर है तो वाज। अब देखो बात आती है कि वर किसके अनुसार आया है, अस के अनुसार आया है कि नन के अनुसार आया है। देन लुक एट द कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट ये है डियर स्टूडेंट्स कि जब भी कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ हो, और उस सेंटेंस में कहीं भी ऐसा लिखा हो नन ऑफ वन ऑफ each of every one of either of
नाइदर ऑफ, इनमें से किसी से भी सेंटेंस की अगर शुरुआत हो तो प्यारे बच्चों रूल ये होता है कि इनके बाद यहाँ पर जो भी नाउन आएगा या जो भी प्रोनाउन आएगा ये हमेशा प्लूरल होगा। कैसा होगा? प्लूरल होगा। लेकिन इस सेंटेंस में जो भी आने वाली वर्ब होगी ये हमेशा कैसी होगी? तो ये हमेशा सिंगुलर होगी। मीन्स वी विल यूज अ सिंगुलर वर्ब विथ दीज पैटर्न्स। ठीक है, ये जो पैटर्न दिख रहा है आपको, अगर ये पैटर्न कहीं दिखे तो इधर वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। अब बात आती है कि सिंगुलर क्यों होगा। तो देखो यहाँ नन, जीरो, वन कोई मतलब एक, ईच और एवरीवन का मतलब भी क्या होता है? प्रत्येक। ठीक है, और यहाँ आइदर मीन्स या तो मतलब एक दिखाता है, ना इधर ना तो ये जीरो। तो जो जीरो को दिखा रहे हैं मतलब जैसे नाइदर हो गए, नन हो गए, जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं एक्चुअली ये जो वर्ड्स हैं ये भी सिंगुलर में ही आते हैं। और जो संख्या में एक को दिखा रहा है दैट इज आल्सो सिंगुलर, तो वो तो हमेशा सिंगुलर में आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब जितने भी ये वर्ड हैं सिंगुलर हैं। तो ये देखो जैसे हमने लिख दिया ईच ऑफ दीज टू स्टूडेंट्स। ठीक है, हमने कहा उन दो स्टूडेंट्स में से प्रत्येक, तो हैं तो दो स्टूडेंट, लेकिन मैं अभी एक समय में बात कितनी की करूंगा? तो मैं एक समय में प्रत्येक बोल रहा हूँ, तो एक समय में एक की बात होगी। ध्यान से सुनो, फिर से और एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये अभी तो मेरे हाथ में एक ही मार्कर, जैसे मान लीजिए कि ये दो उंगलियां नहीं है, दो मार्कर समझ लो। ठीक, अब मान लीजिए कि ये जो दोनों मार्कर हैं, दोनों मार्कर में आपको इंक फिलअप करना है। ठीक, अब हमने कहा ईच मार्कर में इंक फिलअप कर दो। देखो मार्कर तो है दो और दोनों में ही इंक भरी जाएगी, लेकिन एक बार में किसी एक में ही इंक भरी जाएगी। एक बार में कितने मार्कर में? केवल एक ही मार्कर में, इसमें भी भरी जाएगी, इसमें भी भरी जाएगी, लेकिन एक बार में केवल एक मार्कर में इंक भरी जाएगी। ऐसे मान लो 500 लोग सामने बैठे हुए हैं और हमने कहा कि एवरी वन पर्सन को एक एक लड्डू दे दो। ठीक है, लड्डू मान लीजिए हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, लड्डू बांटना है, तो लड्डू मिलेगा सबको, लेकिन भाई एक बार में किसी एक को ही मिलेगा ना। तो इसीलिए जितने भी वर्ड्स लिखे हैं ये सब सिंगुलर माने जाते हैं और इसीलिए इनके साथ में आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होती है। लेट्स कम टू द टॉपिक। तो यहाँ पे देखिए नन ऑफ अस। अब देखो जो अस लिखा हुआ है ये क्या है? ये वी का ऑब्जेक्टिव केस है। बी का कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस। अच्छा आप कहोगे सर वर्ब, यहाँ पे वर है और वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस आता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ एक वर्ड लिखा ऑफ, और देखो ये ऑफ, फॉर, फ्रॉम, टू, टूवर्ड्स, बाय, विथ, इन, इनटू, एट, अपॉन, between, among, OFF ऑफ और beside, besides। चलो इतना बहुत है। तो ये जितने भी वर्ड आपके सामने लिखे हैं एक्चुअली ये सब के सब जो हैं ये प्रीपोजिशन कहलाते हैं। ये सब के सब क्या कहलाते हैं? सब के सब प्रीपोजिशन कहलाते हैं। और अगर किसी भी सेंटेंस में कहीं भी प्रीपोजिशन लिखा हुआ है तो प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। कौन सा केस आता है? ऑब्जेक्टिव केस। इसीलिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस लिखा है। खैर यहाँ शुरुआत नन ऑफ से हुई है तो यहाँ पे वर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए? वाज होना चाहिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। लिखा है देयर आर मेनी कंडीशंस इन द रूल व्हाट द स्पीकर वाज सेइंग पब्लिकली। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए एक बार इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा देयर आर मेनी कंडीशंस, तो ठीक है मेनी कंडीशंस है, आर लगा हुआ है। क्लियर है? इन द रूल, नियम में बहुत ढेर सारे कंडीशंस हैं। व्हाट द स्पीकर वाज सेइंग पब्लिकली, जो भी स्पीकर कैसे कह रहा है? पब्लिकली कह रहा है। तो ये जो सेंटेंस लिखा है मेनी कंडीशंस के लिए यहाँ पे आर लगा हुआ है, स्पीकर के लिए यहाँ पे वाज लगा हुआ है। खैर कोई बात नहीं है। तो ये जो सेंटेंस लिखा है इसमें कोई एरर नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 5 में नो एरर। ठीक है, अगला देखिए लिखा आई विथ माई फैमिली व्हिच कंसिस्ट ऑफ माई वाइफ 3 चिल्ड्रन रिसाइड्स इन अ विलेज नियर पूना। देखो समझो इसको क्या कहा जा रहा है। कह रहा है जो सेंटेंस है
इसमें ये कहा जा रहा है आई विथ माई फैमिली, मैं, और देखो विथ यहाँ पे एज ए कंजंक्शन यूज किया गया। कैसे यूज किया गया? कंजंक्शन की तरह। तो आई क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट नंबर 1 हो जाएगा, और माई फैमिली सब्जेक्ट नंबर 2। और जब भी विथ से जुड़ के दो सब्जेक्ट आएंगे तो फर्स्ट वाले के अनुसार वर्ब लगती है। तो कह रहा आई विथ माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली के साथ। तो व्हिच, और यहाँ पे व्हिच जो है ये रिलेटिव कंजंक्शन है, ये यहाँ पे क्या है? रिलेटिव कंजंक्शन है, और यहाँ पे इसका अर्थ जो होगा, ठीक है। तो मैं अपनी फैमिली के साथ, जो कंसिस्ट, क्या लिखा हुआ है? जो कंसिस्ट, और ये जो मेरी फैमिली है कंसिस्ट करती है, इसमें शामिल हैं ऑफ माई, कंसिस्ट ऑफ माई वाइफ 3 चिल्ड्रन, मेरी वाइफ और कितने? 3 बच्चे, रिसाइड्स इन अ विलेज नियर पुणे। तो देखो यहाँ पे मेरी वाइफ और 3 बच्चे, ये तो क्या हो गए? प्लूरल हो गए ना। तो यहाँ पे रिसाइड्स नहीं, रिसाइड होना चाहिए। अच्छा, एक एरर और है, देखिए यहाँ पे आई जो है, आई को प्लूरल माना गया है, तो यहाँ पे कंसिस्ट नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए? कंसिस्ट, ठीक है। तो एक मिनट रुक जाइए। हाँ, तो यहाँ पे कंसिस्ट होना चाहिए। तो इस प्रकार से देखो, इसमें वास्तव में हमें लगता है इधर किसी में एक में एस नहीं होना चाहिए। खैर, इसमें दोनों पार्ट में गलती दी हुई है, लेकिन जब भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे आपको समझाने के पर्पज से एक से ज़्यादा गलतियाँ हो सकती हैं, बट जब भी आपके प्यारे बच्चों एग्जाम में आएगा तो किसी एक ही पार्ट में उसमें एरर होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला लिखा आइदर ही नॉर हिज ब्रदर। अभी आपको याद है, आई जस्ट डिस्कस in previous question, I think in second question और third question, ठीक है। some pairs, I discussed some pairs, मैंने उसमें कुछ पेयर्स के डिस्कस किया था जिसमें आइदर भी था, और मैंने बताया था आइदर के साथ कभी भी नॉर का पेयर नहीं आता, हमेशा क्या आता है? आर का पेयर आता है, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि जब इस टाइप के पेयर्स आते हैं तो हमेशा वर्ब सेकंड वाले के अनुसार लगती है। तो देखो ये जो ही है ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट नंबर 1, और ये जो यहाँ पे हिज ब्रदर लिखा है ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट नंबर 2। अब देखो हिज ब्रदर सिंगुलर है तो यहाँ पे वाज लिखा है, तो कह रहा आइदर ही, या तो वह, आर हिज ब्रदर, या तो उसका भाई, वाज इन्फॉर्म्ड, मतलब उनके भाई को बताया गया था, अबाउट द वेन्यू ऑफ द मीटिंग ऑफ योर सोसाइटी। वेन्यू मतलब होता है प्लेस, इसका मतलब क्या होता है? प्लेस होता है। प्लेस मतलब क्या होता है? स्थान, ठीक है। जैसे आप कहीं मीटिंग करने जाते हो, कहीं कोई सेमिनार होता है, या आजकल तो आप लोगों, बहुत से बच्चों ने देखा होगा उनके एडमिट कार्ड पे लिखा होता है, वहां पे उनके एडमिट कार्ड पे भी इस वेन्यू शब्द का यूज किया जाता है, इसका मतलब होता है स्थान, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है करेक्ट हो चुका है, तो इसमें जो गलती है वो फर्स्ट वाले पार्ट में यहाँ पे एरर है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लिखा है, लिखा अंटिल ही डज नॉट डिसिप्लिन हिमसेल्फ, जब तक कि वह अपने आप को अनुशासित नहीं करेगा, जब तक कि उसके अंदर अनुशासन नहीं आएगी, एंड और ट्राई हार्ड, और कठिन परिश्रम नहीं करेगा, कठिन प्रयास नहीं करेगा, ही विल नॉट लर्न स्विमिंग, वह स्विमिंग नहीं सीख पाएगा, और एनीथिंग, या कुछ भी नहीं सीख पाएगा, फॉर दैट मैटर, इस मामले में, ठीक है। तो देखते हैं इसको, क्वेश्चन को देखो। 2 शब्द होते हैं प्यारे बच्चों, एक शब्द होता है अनटिल और एक शब्द होता है अनलेस, ठीक है। अनटिल का जो प्रयोग करते हैं हम समय के लिए करते हैं, समय के संबंध में, और अनलेस का प्रयोग हम करते हैं कंडीशन के संबंध में। कंडीशन मतलब क्या होता है? तो कंडीशन मतलब होती है शर्त, ठीक। तो जो अनटिल होता है, देखो जैसे यहाँ अनटिल लिखा है ना, तो लिखा अनटिल ही डज नॉट डिसिप्लिन। अब समय तो आप सभी लोग जानते हो, लेकिन कुछ बच्चे जो ये कंडीशन वर्ड नहीं समझते। तो कंडीशन का मतलब यह है, कंडीशन जब भी किसी सेंटेंस में होगी तो कंडीशन का मतलब ये होगा कि अगर कोई शर्त पूरी नहीं होगी तो कोई कार्य पूरा नहीं होगा, इसी को कंडीशन कहा जाता है। तो देखो अब यहाँ पे शर्त क्या है कि उसको डिसिप्लिन होना पड़ेगा और कठिन परिश्रम कर प्रयास करना पड़ेगा, तभी वो सीखेगा। अगर ऐसा नहीं करेगा तो ऐसा नहीं होगा, मतलब स्विमिंग नहीं सीख पाएगा। तो पहली बात तो ये कंडीशन है, तो अनटिल नहीं क्या होना चाहिए यहाँ पे? अनलेस होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये हो गई। अच्छा, दूसरी इससे रिलेटेड कुछ बातें और भी जुड़ी हैं, उसको इधर समझ लेते हैं। देखो जब भी हम किसी भी सेंटेंस में अनलेस का प्रयोग करते हैं या अनटिल का प्रयोग करते हैं, जब भी इन दोनों में से हम किसी का भी यूज करते हैं,
तो इसके बाद यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा रहेगा, इसके बाद एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा रहेगा। एक तो संभावना ये बनती है, और दूसरी संभावना बनती है कि एक सेंटेंस यहाँ आगे ही लिखा, उसके बाद में यहाँ बीच में अनलेस का प्रयोग किया गया हो या फिर अनटिल का प्रयोग किया गया हो, तो इसके बाद में यहाँ एक सेंटेंस लगेगा। तो ये वाला जो सेंटेंस होगा, ये जो सेंटेंस के छोटे छोटे पार्ट होते हैं इन्हें क्लॉज कहते हैं। तो ये क्लॉज 1 हो गया, ये क्लॉज 2 हो गया, ऐसे ही क्लॉज 1 हो गया और ये क्या हो गया, क्लॉज नंबर 2 हो गया। तो अब ध्यान से इस बात को समझना। अब देखिए यहाँ पे जो क्लॉज 1 है ये अनटिल अनलेस के साथ जुड़ा है, और यहाँ पे जो क्लॉज 2 है अनटिल अनलेस के साथ जुड़ा है। तो जब भी किसी सेंटेंस में हम अनटिल या अनलेस का प्रयोग करें तो ये जिस क्लॉज के साथ आएगा, जैसे यहाँ पहले क्लॉज के साथ है, यहाँ दूसरे क्लॉज के साथ में आया, ठीक है। तो ये जिस भी क्लॉज के साथ आएगा उस क्लॉज में कभी भी हम नॉट, नो, नेवर, पहली बात तो इनमें से किसी का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरी बात, उस क्लॉज में हम कभी भी विल या शैल का भी प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसके साथ यहाँ जुड़ा तो यहाँ नहीं यूज करेंगे। अच्छा, यहाँ अनटिल अनलेस लिखा है तो यहाँ पे हम नो, नॉट, नेवर या फिर यहाँ पे विल या फिर शैल, यहाँ पे हम इसके साथ में कभी भी यूज नहीं करेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अनलेस लिखा हुआ है, तो अनलेस पहली बात तो ये गलती थी। अच्छा, दूसरी बात ही डज नॉट डिसिप्लिन, तो यहाँ पे इस डज नॉट को भी हटाना पड़ेगा क्योंकि इसके साथ नो, नॉट, नेवर नहीं आता। इसकी हिंदी मीनिंग ही होती है जब तक कि नहीं। क्या मीनिंग होती है, जब तक कि नहीं, तो इसके मीनिंग में ही ये शामिल होता है। नॉट इसमें लगाना नहीं पड़ता है, ऑलरेडी अनलेस और अनटिल जो हैं ये दोनों ऑलरेडी निगेटिव वर्ड होते ही हैं। तो जब ये वर्ड ही निगेटिव हैं, ये दोनों जब ये वर्ड ही निगेटिव हैं, तो इनके साथ में हम कभी भी अनलेस या अनटिल का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि फिर ये डबल निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे नॉट का प्रयोग करेंगे ही नहीं। तो ये हट जाए तो हो जाएगा अनलेस ही डिसिप्लिन हिमसेल्फ, जब तक कि वह अपने आप में अनुशासित नहीं होगा या खुद अनुशासित नहीं होगा, एंड ट्राई हार्ड और कठिन परिश्रम नहीं करेगा, ही विल नॉट लर्न स्विमिंग, वह स्विमिंग नहीं सीख। अच्छा, एक चीज और समझो, लेकिन ये वाला जो क्लॉज है इसमें आप विल यूज करो, आप इस क्लॉज में शैल यूज करो, आप इसमें नो, नॉट, नेवर यूज करो, ये सब चलेगा। बट जिस क्लॉज के साथ अनलेस या अनटिल जुड़ा होगा उसमें नहीं चलेगा, ठीक है। एंड हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये देखो इसमें कह रहा है बोथ द स्ट्रक्चर, मतलब बोथ द स्ट्रक्चर आर द केमिकल कंपोजिशन ऑफ लेमले आर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो देखो ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है कह रहा बोथ द स्ट्रक्चर, तो ये जो लिखा हुआ सेंटेंस इसमें एक वर्ड लिखा है बोथ। समझो इसको, पहले इसके पीछे की थोड़ी लॉजिक समझो। देखो एक शब्द होता है बोथ और एक शब्द होता है बिटवीन, और इन दोनों के साथ हमेशा पेयर के रूप में क्या आता है, एंड आता है। पेयर के रूप में हमेशा क्या आता है, इन दोनों के साथ में हमेशा जब भी यूज किए जाएंगे तो हमेशा एंड लिखेंगे। जैसे देखो हमने लिखा देयर इज नो डिस्प्यूट बिटवीन देम विथ अस, मतलब कोई झगड़ा नहीं है बीच में, किसके किसके बीच में, उनके और हमारे साथ में कोई झगड़ा नहीं। अब देखो पढ़ने में तो यही सही लग रहा है। या हमने एक सेंटेंस और लिखा, इधर देखो हमने लिखा ही टुक हिज लंच बिटवीन 2 PM टू 3 PM, ये सेंटेंस हमने लिखा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो सेंटेंस दिए गए हैं इसको ध्यान से समझना आप लोग। तो यहाँ देखो लिखा है बिटवीन, अब बिटवीन के साथ में कभी विथ का पेयर नहीं आता, हमेशा किसका पेयर आता है, एंड का। तो यहाँ बिटवीन के साथ हम क्या लगाएंगे, एंड लगाएंगे, ठीक। और ऐसे ही यहाँ बिटवीन लिखा, तो बिटवीन के साथ कभी टू का पेयर नहीं आता, यहाँ भी क्या होगा, एंड। तो लिखा है ही टुक हिज लंच, वो अपना लंच किया था बिटवीन 2 PM एंड 3 PM, 2 PM और 3 PM के बीच में उसने किया था, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे लेकिन पढ़ने में ऐसे लग रहा है 2 to 3 PM, मतलब सुनने में यही मतलब ज़्यादा बेहतर लग रहा है। क्यों? क्योंकि आप लोग बातचीत में इसको यूज करते हो, और
इंग्लिश में बच्चा मैक्सिमम उन चीज़ों को प्रेफर करता है जिससे वो पहले फैमिलियर होता है, जिसको आप पहले सुन चुका होता है, जिसको पहले कहीं ना कहीं यूज कर चुका होता है। उससे इस बात से नहीं मतलब ये सही है कि नहीं सही है, लेकिन बच्चा यूज वही करेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए लिखा है बोथ। अब बोथ द स्ट्रक्चर, अब ये हो गया सब्जेक्ट नंबर 1, और बोथ के साथ में आर नहीं आता, कभी भी आर नहीं यूज करेंगे, हमेशा हम किसका प्रयोग करेंगे, एंड। तो यहाँ पे गलती जो है सेकेंड वाले पार्ट में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला देखिए लिखा है स्कार्सली। देखिए दो पॉइंट होते हैं, एक वर्ड होता है हार्डली और एक वर्ड होता है स्कार्सली। क्या होता है, एक वर्ड हार्डली और एक वर्ड स्कार्सली। इसके साथ में जो पेयर के रूप में जो वर्ड आता है वो होता है व्हेन या बिफोर। क्या आता है, व्हेन या बिफोर, यही वर्ड यहाँ पे पेयर के रूप में आता है। ठीक है, अब देखो जब भी हम कहीं हार्डली या स्कार्सली लिखेंगे तो इसके साथ में आप हार्डली के साथ चाहो तो इसका व्हेन लगाओ, आप चाहो हार्डली के साथ बिफोर लगाओ, या आप स्कार्सली के साथ व्हेन लगाओ, या फिर आप स्कार्सली के साथ बिफोर, दोनों बातें एक ही हैं। ठीक है, हिंदी मीनिंग जैसे ही वैसे ही का सेंस देता है। कैसे, देखो इसमें लिखा है स्कार्सली हैड आई फिनिश वॉशिंग। जैसे ही मैंने वॉशिंग फिनिश की, किसकी, कार की, मतलब कार को धो के फिनिश किया, धो के कार को फिनिश नहीं कर दिया, कार को धोने का काम फिनिश किया। देन द मास्टर केम, जैसे ही मैंने कार को धोने का काम फिनिश किया वैसे ही मास्टर आए और कहे और पूछा मुझसे उन्होंने टू क्लीन द फ्लोर ऑफ द हाउस, और उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा अब कार की धुलाई खत्म हो गई है, खाली नहीं बैठने दूंगा, अब ऐसा है फर्श पूरा साफ कर डालो। ठीक है, तो यही सेंटेंस का सेंस है। तो देखिए अब मैंने बताया हार्डली स्कार्सली साथ व्हेन या बिफोर पेयर आता है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या लगा है, यहाँ पे देन लगा है। तो आप इज्जत से यहाँ पे देन को हटा दो, आप यहाँ पे चाहो तो आप व्हेन लगाओ और आप चाहो तो यहाँ पे बिफोर लगाओ, लेकिन दोनों में से कोई एक ही लगाना, दोनों ही मत लगा देना। ठीक है, नहीं गलत हो जाएगा। तो गलती किसमें है, थर्ड वाले पार्ट में एरर है। चलिए नेक्स्ट देखिए लिखा नो सूनर। प्यारे बच्चों ये जो नो सूनर होता है, ये नो सूनर के साथ हमेशा पेयर किसका आता है, देन का पेयर आता है। किसका पेयर आता है, देन का। तो देखिए यहाँ नो सूनर लिखा है, तो नो सूनर इसकी हिंदी मीनिंग ज्यों ही त्यों ही निकलती है। तो नो सूनर हैड ही रीच, ज्यों ही वह पहुंचा कहाँ, द स्टेशन, ज्यों ही वह स्टेशन पहुंचा विथ हिज फ्रेंड, अपने मित्र के साथ में, देन द ट्रेन स्टार्टेड, त्यों ही ट्रेन क्या हो गई, स्टार्ट। तो यहाँ देन नहीं, यहाँ पे होना चाहिए देन। क्या होना चाहिए, देन द ट्रेन स्टार्टेड। ठीक है, तो यहाँ भी एरर थर्ड वाले में है। अगला बढ़ते हैं। देखो फिर अपनी टकराव किससे हो गई, अनलेस से। किससे, अनलेस से। तो देखिए लिखा अनलेस यू डू नॉट, तो भैया अनलेस यू डू नॉट गिव अप योर बैड हैबिट, गिव अप मतलब होता है छोड़ना। तो जब तक आप अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ते, यू विल रिपेंट, तो आप क्या करोगे, पछताओगे। मतलब अपनी बुरी आदत छोड़ दो, नहीं तो पछताओगे। तो देखो अनलेस के साथ में हम कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं करते, गलती फर्स्ट में है। अगला देखिए लिखा है द परफॉर्मेंस हैड हार्डली। अब देखो हार्डली इसका असली साथ में क्या आना चाहिए, व्हेन या बिफोर आना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे लिखा है द परफॉर्मेंस हैड हार्डली बिगन। तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस था वो शुरू ही हुआ था कि द लाइट्स वेंट आउट, लाइट ही चली गई, तकदीर खराब रही होगी। ठीक है, तो व्हेन या बिफोर, हार्डली इसका असली साथ व्हेन या बिफोर का आना चाहिए, आया तो ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं फिफ्थ वाला। अगला देखिए लिखा है हीरा डिड नॉट डेयर, हीरा नहीं डेयर करता, साहस नहीं करता, टू लीव छोड़ने का, द हाउस घर, लेस्ट समवन मे रिकॉग्नाइज हिम, कहीं ऐसा ना हो कि कोई उसको पहचान ले। लेस्ट का प्रयोग होता है, लेस्ट का अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो कि, और ये लेस्ट के साथ में हमेशा जो पेयर आता है वो किस मॉडल ऑफ का आता है, तो शुड मॉडल ऑफ का। और यहाँ मे लिखा है, तो यहाँ पे मे नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, शुड। ये याद रखना आप लोग, हमेशा लेस्ट के साथ हमेशा शुड, तो फोर्थ में एरर है। अगला लिखा है सी बिहेव इन अ सच मैनर देन ऑल डिसलाइक हर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सच लिखा है ना, और सच के साथ में देन नहीं, हमेशा क्या आता है, दैट आता है। मतलब वो ऐसा व्यवहार करती है, इसीलिए लोग क्या करते हैं, उसे पसंद नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ पे एरर है। अगला लिखा नो सूनर, फिर मिल गया नो सूनर ना, और नो सूनर के साथ में हमेशा देन। तो देखो नो सूनर डिड ही अनाउंस द टूर, जैसे ही या ज्यों ही उसने टूर का अनाउंस किया, द चिल्ड्रन स्क्रीम्ड, बच्चे चिल्लाए, विथ ग्रेट जॉय, बहुत खुशी से। तो यहाँ पे द नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, देन,
और उसके बाद में यहाँ पे द अलग से जुड़ेगा, तो देन उड़ा दिया है, तो यहाँ पे देन द चिल्ड्रन, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में एरर है। अगला, ही इंसिस्टेड, उसने जोर दिया, बट नाइदर सोनी और हर ब्रदर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सोनी, ये बट नहीं, यहाँ पे बट नहीं होना चाहिए, नाइदर सोनी, और यहाँ नाइदर के साथ हमेशा पेयर क्या आता है, नॉर आता है, तो इसमें एरर सेकंड वाले में। ठीक है, तो कह रहा ही इंसिस्टेड, उसने दबाव दिया, उसने जोर दिया कि ना तो सोनी ना तो उसका भाई इज रेडी, तैयार है, टू वर्क ऑन अ हॉलीडे, कि वो छुट्टी पे काम करें। बताओ छुट्टी कौन काम करता है। आगे लिखा नो सूनर, नो सूनर के साथ फिर क्या आना चाहिए, देन। ठीक है, तो हो जाएगा नो सूनर डिड सी रीच, ज्यों ही वह पहुंची द स्टेशन, स्टेशन पर, देन नहीं, यहाँ भी क्या होना चाहिए, देन होना चाहिए, तो थर्ड में एरर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला लिखा हुआ है मनी नॉट ओनली। अब देखो नॉट ओनली साथ पेयर किसका आता है, बताया था ना, बट आल्सो का। तो लिखा है मनी नॉट ओनली सेटिस्फाई द बेसिक साइकोलॉजिकल नीड, मतलब जो मनी होती है ना केवल जो आधारभूत होती है, बेसिक हमारी मानसिक जो जरूरतें होती हैं वही नहीं, बट आल्सो, बल्कि द हायर ऑर्डर साइकोलॉजिकल नीड, बल्कि जो हमारी और भी ज्यादा इच्छाएं होती हैं उसको भी वो चीजें, उसको वही फिलअप करती है। तो देखो नॉट ओनली के बाद में सेटिस्फाइज, ये क्या लिखी है, वर्ब लिखी हुई है। ठीक है, तो और बट आल्सो के बाद में द हायर साइकोलॉजिकल ऑर्डर नीड्स लिखा हुआ है। तो देखो रूल ये होता है कि अगर नॉट ओनली के बाद में वर्ब रहे तो बट आल्सो के बाद भी वर्ब होना चाहिए। नॉट ओनली के बाद नाउन हो तो बट आल्सो के बाद नाउन, नॉट ओनली बाद सब्जेक्ट तो बट आल्सो के बाद सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमको ऐसा लिखना पड़ेगा, मनी नॉट ओनली सेटिस्फाई द बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स, द हायर ऑर्डर साइकोलॉजिकल। तो यहाँ पे देखो नॉट ओनली के बाद यहाँ पे वर्ब लिखी है, और यहाँ पे नॉट ओनली के बाद में क्या आ गया है, नॉट ओनली के बाद यहाँ सब्जेक्ट आ गया। तो यहाँ इसको हमको ऐसे लिखना पड़ेगा मनी सेटिस्फाइज, और ये नॉट ओनली को उठाना पड़ेगा, यहाँ लगाना पड़ेगा कि मनी जो केवल बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स को ही नहीं फिलअप करती, तो यहाँ पे बट आल्सो उठाओगे तो बट आल्सो के बाद में ये लग जाए, नॉट ओनली के बाद ये लग जाएगा, और बट आल्सो के बाद भी ये लग जाएगा। तो यहाँ पे फिर दोनों का ये ना तो मतलब ये इसके बाद में देखिए द आ जाएगा, और यहाँ भी द आ जाएगा, सेम आर्टिकल से यहाँ पे शुरुआत हो जाएगी। तो यहाँ पे जो गलती है प्यारे बच्चों, गलती है फर्स्ट वाले पार्ट में है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आगे क्या बढ़ते हैं, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, और फिर हम लोग मिलते हैं इसी तरह से किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू।